संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किसकी देन है? पूछा गया है कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत शासन 1935 के द्वारा अनुदेश पत्र 1950 में संविधान में किस रूप में निर्दिष्ट किए गए? 1935 में जो अनुदेश पत्र के नाम से उपबंध शामिल किए गए थे, उसको सब संविधान बन गया, उसमें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी, बी नंबर। आगे बात करते हैं, कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत में संविधान में ली गई थी? तो पहला है कानून का शासन, बिल्कुल ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ली गई है। संसदीय व्यवस्था, इसको भी लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। पहला, दूसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, डी नंबर। आगे बात करते हैं, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति के में थे। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कानून पर विनियमित नहीं किया जा सकता, अर्थात सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है, तो उसका जो शब्द है, उसका जो निर्देश है, वही कानून है। पहला इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्य होंगे तो क्या कर सकते हैं? वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, और लोकसभा में मेंबर होंगे तो वोट कर सकते हैं, नहीं है मेंबर तो नहीं कर सकते। पहला आंसर इसका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें संसद की विधायी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, ये सही है। 123 में लिखा है, सही है। संसद के दोबारा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि इसको कभी भी वापस लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के आधार किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो जैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसे कैग को भी हटाया जा सकता है। ठीक, कैग के लिए निम्न में से कौन सी लेखा परीक्षा विवेकाधीन और बाध्यकारी नहीं है? तो यह जो विधि है, ये जो लेखा परीक्षा है विवेकाधीन है, मतलब विवेकशीलता के आधार पर है। वह है औचित्य की लेखा परीक्षा, जो ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे उन पर वो जांच कर सकता है, नहीं भी कर सकता, तो ये उस पर विवेकाधीन है। लेकिन लेखा विधि, प्राधिकार और विनियोग, ये इसके लिए कंपलसरी है। और तीसरा, चौथा जो है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसमें सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत, कम से कम। ठीक, और दोनों सदनों का चाहिए, इसकी हमने विस्तृत चर्चा पूर्व प्रश्न में की थी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में कितने होते हैं? तो राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2। लेकिन अब जो है 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसको एंग्लो इंडियन 2 सदस्य जो लोकसभा में नियुक्त किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अब केवल क्या होंगे? 12। लेकिन पुराने समय के अनुसार 14 होंगे, अब के समय के अनुसार केवल कितने होंगे? 12, क्योंकि अब लोकसभा में कितने हैं? 0। एंग्लो इंडियन बिल्कुल नहीं है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो दोस्तों, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो इसमें लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करता है? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बाकी की जाती है ना। आगे बढ़ेंगे, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों के संबंध में सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो फास्ट तरीके से हम चलते हैं और सीधा सीधा हम रैपिड फायर आंसर इसको खेलते हैं। भारत के संचित निधि में इसके जो भी इनकम मिलेगी वो भी सब जमा होगी, किसमें? संचित निधि में। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में स्थापित द्विसदनीय विधायिका में कौन कौन से सदन थे? तो 1919 का जो कानून बना था, जिसमें 2 सदन बनाए गए थे, उसमें पहला सदन का नाम था राज्य परिषद और दूसरे का नाम था केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद उच्च सदन था और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो प्रेरित है, यह 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रेरित है। 1935 के अधिनियम में ये जो शक्ति है ये प्रदान की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं,
निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेना किस पर आवश्यक नहीं है? तो राजदूतों की नियुक्ति में जरूरी है, विधेयकों पर स्वीकृति देना जरूरी है, लोकसभा भंग करना जरूरी है, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, इस पर इसके लिए मंजूरी जरूरी नहीं है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? मतलब वो संवैधानिक रूप से क्या क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, और इसमें से पूछ रहा है क्या नहीं है उसका। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना यह संवैधानिक उसका अधिकार नहीं है। क्यों? बी नंबर इसका आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी वित्तीय अगर बिल लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाएगा, तो दोबारा लौटाने का विचार ही नहीं है, दोबारा लौटाने का प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत की नवीन सूची को पुनः स्थापित किया गया? पुनः स्थापित किया गया मतलब पहली बार जोड़ा गया। तो नेहरू जी के समय में 1951 में पहली संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 1951 में जोड़ी गई थी, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है जोड़ा हमको बताना है किसमें क्या उल्लिखित है। अनुच्छेद 54 क्या बताता है? अनुच्छेद 54 बताता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से शामिल होंगे। अनुच्छेद 75 ये बताता है प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 164 ये बताता है कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जिस तरीके से 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसमें लिखा है 164 में कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगे जो राज्यपाल को काम करने के लिए सहायता देंगे। तो इसका आंसर 1 2 3 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उपबंधित शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में उपयोग करता है तो क्या होगा भाई? उस राज्य के संविधान सभा भंग हो जाती है, उस राज्य के विधानमंडल शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार में प्रयोग होंगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 लंबित हो जाता है, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य हो जाएंगी, इसके आंसर हो जाएगा। यानी जब वहां बन जाएगा क्या राष्ट्रपति शासन, तो संसद उस पर कानून बनाएगी। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। उसको क्या कहते हैं? बी नंबर, तदर्थ समिति। किसी विशेष लक्ष्य के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है अस्थायी समय के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये भूभागी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भूभागी प्रतिनिधित्व का मतलब होता है किसी एरिया विशेष में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र निश्चित कर दिए जाते हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार ये निर्धारण किया गया था पहले, अब 2026 तक परिसीमन नहीं होगा, उसके बाद ही किया जाएगा। तो आगे आने वाले समय में उसका जनसंख्या का प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो भूभागी प्रतिनिधित्व के आधार पर लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, अर्थात इसमें जिले और संभाग से मतलब नहीं है, एक निश्चित भूभाग होता है, निश्चित लोकसभा क्षेत्र होता है, वहां से लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। और कौन सा संसद के संबंध में नहीं है? तो इसमें स्थगन संबंधित है, आमुख मतलब प्रस्तुत करना, भंग करना सही है, बैठक, बर्खास्त करना तो सदस्य से रिलेटेड है, तो ये संसद से संबंध नहीं है। तो बर्खास्त करना जैसे नौकरी से बर्खास्त करना, ये पद संसद से संबंधित नहीं है। तो ये वाला हो जाएगा इसका डी नंबर। ठीक, बर्खास्त करना। आगे बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। हमने बात की थी हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है, इसलिए यह सदस्य कभी भंग नहीं होता, इसको कोई भंग नहीं कर सकता। उच्च सदन है, स्थायी सदन है, विशेषज्ञ सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, बाकी का 5-5 साल होता है। संसद में बजट पारित करने का सही अनुक्रम क्या है? तो संसद में जब बजट पारित करना का जो अनुक्रम है वो क्या है, तो बताना है हमें सही अनुक्रम क्या होगा। तो दोस्तों अभी बजट पारित होने वाला है, 1 फरवरी को लॉन्च होगा, प्रस्तावित किया जाएगा, पेश किया जाएगा बजट। तो बजट पर चर्चा होगी पहले, ठीक, बजट पर चर्चा के बाद उस पर लेखानुदान प्रस्ताव आएगा, फिर वित्त विधेयक आएगा, फिर विनियोग विधेयक आएगा और इनको पारित कर दिया जाएगा, पूरी बजट प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, इसको कहा जाता है। ठीक है, बजट पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, फिर लेखानुदान, क्योंकि बजट जब अंतराल तब तक लागू होगा तब तक जो धन की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए लेखानुदान पारित कराया जाएगा, शीघ्र समय के लिए, तत्काल धन की जरूरत के लिए, जब तक बजट पर चर्चा हो रही हो। वित्त विधेयक
ये जो योजनाएं सरकार उसमें प्रस्तावित करेगी, उसके लिए जो धन स्वीकृत करने के लिए जो विधेयक होंगे वो वित्त विधेयक कहलाएंगे। विनियोग विधेयक, उन वित्त विधेयकों में जो मांग रखी गई है जितने पैसे की, उसको पास कराने के लिए विनियोग विधेयक पास कराया जाता है। ठीक, तो ये सारे क्रम होंगे इसके। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वैधानिक सत्ता का अधिकार है वो प्राप्त है राष्ट्रपति को। वैधानिक मतलब संवैधानिक रूप से, ठीक, रिकॉर्डिक रूप से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। लेकिन वास्तविक सत्ता किसको है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में। सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, लेकिन नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। आगे